आज बैसाखी का त्योहार है। मेष संक्रांति पर आज गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार में जमा हैं। सुबह से गंगा स्नान का सिलसिला जारी है। आम लोगों के स्नान के बाद तमाम अखाड़ों के संतों का शाही स्नान होगा। ऐसे वक्त में हरिद्वार के हर की पैड़ी पर आस्था का मेला लगा है, जब देश प्रचंड कोरोना विस्फोट की जद में है। हरिद्वार में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में कोरोना के कल 594 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ पर लगातार चिंता जताई जा रही है। तमाम तरह की गाइडलाइंस की भी बातें की गई हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लॉकडाउन लगाए जाने की बात की जा रही है, हर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर बढ़ते जा रही है, वहां पर इस तरह का आयोजन कई सवाल खड़े करता है। और ये देखिए, सबसे बड़ा दीपक भी यहां पर जलाया गया, तीसरा शाही स्नान, और ऐसे में अपने आप में काफी पवित्र है। कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ सिस्टम की सांसें उखड़ गई है। वो दावे अब वेंटिलेटर पर हैं, जिसमें पिछले साल ये कहा गया था कि कोरोना से लड़ाई के लिए हेल्थ सिस्टम तैयार कर लिया गया है। अब सरकारें और सिस्टम दावे तो कर रहे हैं कि हर कमी को पूरा किया जा रहा है, लेकिन हर जगह से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही है जिनके आईने में फेल हुआ सिस्टम साफ दिख रहा है। लाइन से खड़ी इन एम्बुलेंस की तस्वीर आज के भयानक हालात का सायरन बजा रही है। एक दो नहीं, 10-10, 12-12 एम्बुलेंस, और हर एम्बुलेंस में गंभीर मरीज जो अस्पताल के बाहर वेट कर रहे हैं कि परमिशन मिले तो अंदर जाए। ये सारे एम्बुलेंस के अंदर मरीज ही है, जिनको यहाँ पे कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर एक एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज है, उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर है। बावजूद उसके जो अस्पताल है पूरी तरीके से भर चुके हैं, जिसकी वजह से इसी तरीके से एम्बुलेंस में ही उनको ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। और कम से कम 1 से 1.5 घंटा एक एम्बुलेंस को अंदर जाने में लगता है। ये भयानक हाल है अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल का। ऐसे लाइन से एम्बुलेंस मरीजों को लेकर खड़ी है, बस इस उम्मीद में कि जल्द इलाज मिल जाए, कहीं कोई बेड मिल जाए। बेड मिलना तो दूर, एंट्री मिलने में ही 4-4, 5-5 घंटे लग रहे हैं। अस्पताल में 1200 बेड है, कोई खाली नहीं। लेकिन लोग करें भी तो क्या, कहीं और भी तो जगह नहीं। मेरी एम्बुलेंस आई, जब मेरी एम्बुलेंस का 11वां नंबर था, यानी आगे 10 एम्बुलेंस खड़ी थी, और मुझे इतना बताया गया कि जैसे जैसे आगे की एम्बुलेंस, ऑल द पेशेंट्स आर सीरियस पेशेंट, आई कैन अंडरस्टैंड द इमरजेंसी बीइंग अ डॉक्टर। तो जैसे जैसे आगे की एम्बुलेंस को एडमिशन मिलेगा, ऐसे ऐसे मेरी चलेगी। और ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा मिनट मेरे यहाँ खड़े हो गए, और 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में घूम के आया। कोई जगह पे, कोई भी हॉस्पिटल में देयर इज नो प्राइवेट बेड, और कोई गवर्नमेंट की जो ऑक्यूपाइड है वो भी जगह नहीं है। तो मुझे आखिर सिविल में आना पड़ा है। कल रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे का मैं एम्बुलेंस का आंकड़ा बोलूँ तो टोटल 110 एम्बुलेंसेस हमारे यहाँ रात को आई, और सब एम्बुलेंस को हमने अंदर हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए वो सबको हमने लिया है और उनको स्टेबलाइज करके दाखिल किया है। सर, मरीज के रिश्तेदार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको 3-3, 4-4 घंटा वेट करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से उनको जो सीरियस कंडीशन होती है तो उनको एम्बुलेंस में ही ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। जी, वो जो पेशेंट जहाँ से लिया जाता है वहाँ से फिर वो उनको जहाँ अलॉट किया जाता है 108 की तरफ से, तो वो अलग अलग हॉस्पिटल जाते हैं। फिर वहाँ पे कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू होता है। कल ऐसा हुआ कि कई हॉस्पिटल में कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने एडमिट नहीं किया। अस्पताल अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, सरकारें अपने दावे कर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हाहाकार मचा हुआ है और जगह जगह भयानक हालत है। लखनऊ के हालात पर यूपी के कानून मंत्री की बातें सुन लीजिए। ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखकर बताया कि मरीजों को एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिलती, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। हर दिन 4 से 5 हजार मरीज मिल रहे हैं, लेकिन बेड बहुत कम है। प्राइवेट सेंटर में कोरोना की जांच बंद कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं। रोजाना 17,000 टेस्टिंग किट की जरूरत है, लेकिन 10,000 किट ही मिल पा रही है। लखनऊ के हालात बहुत गंभीर हैं और अफसर सुस्त हैं।
फोन करने पर फोन नहीं उठाते। मंत्री फोन तो उठाते हैं, लेकिन शिकायत करने पर भी काम नहीं होता। इसी तरीके से लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये शिकायतें मिल रही हैं कि तमाम जगह पर बेड्स खत्म हो चुके हैं, तमाम जगह इलाज नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर्स और तमाम जो दूसरी जीवन को बचाने वाली सुविधाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कि शमशान घाट में लाशों को इंतजार करना पड़ रहा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि उनकी तरफ से न सिर्फ लापरवाही हो रही है जांच में, बल्कि देरी हो रही है। जो किट्स जितनी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, रिपोर्ट्स लेट में आ रही हैं, रिस्पांस टाइम बहुत खराब है। और अगर यही हालात रहे तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत है तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही है, शमशान घाट पर लाश की लाइन लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में बिजी है। ऐसा लगता है पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। पहली लहर में जिन तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो तैयारियां दूसरी लहर में कहां डूब गई, ये कोई नहीं बता पा रहा। दिल्ली में भी लोग भटक रहे हैं। आप लंबी कतारें देख सकते हैं। टेस्ट कराने से लेकर अपना रिजल्ट पाने तक बेड्स के लिए भी लंबी लंबी लाइनें दिल्ली के सभी अस्पतालों के बाहर दिख रही है। यही वजह है कि दिल्ली में 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सिर्फ कोविड के इलाज के लिए कहा गया। 4 सरकारी अस्पतालों को भी पूरी तरह से कोविड कर दिया गया। लेकिन क्या बेड्स की मारामारी खत्म होगी? इस वक्त हम सिविल लाइंस में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि संत परमानंद हॉस्पिटल में भी कोरोना मरीजों का इलाज होता है। जिस अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं, दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक यहाँ पर एक भी आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं है। एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं कि बेड की कमी नहीं है और ना ही होने दी जाएगी। दिल्ली में इस वक्त 12,600 बेड कोरोना मरीजों के लिए है, जिनमें 5,000 बेड खाली है। लेकिन अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो फिर क्या हालात होंगे, जब तैयारियां पिछली बार जैसी भी नहीं। जो नवंबर में सिचुएशन थी, नवंबर में 4100 बेड केंद्र सरकार की ओर से दिए गए थे, आज वो 1100 हैं। तो हमने कहा कि कम से कम पुराने लेवल पे ले आए। पिछली बार हाईएस्ट 8600 पेशेंट गए थे, उससे तो 1.5 गुने के करीब पहुंच चुका है अभी भी। तो अभी पिछली बारी से सर्च ज्यादा है, तो हमने कहा कि कम से कम हाथ तक को लेके आए। दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, शहर शहर यही हाल है। कहीं बेड्स नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं है, तो कहीं दवाइयां नहीं है। मुंबई के कोविड अस्पतालों में 80% बेड फुल है। 2,500 आईसीयू बेड्स में सिर्फ 60 बच्चे हैं। वेंटिलेटर बेड्स सिर्फ 20 बचे हैं। बीएमसी ने 325 नए आईसीयू बेड्स अलग अलग अस्पतालों में जोड़े हैं। पुणे के कोविड अस्पतालों में सिर्फ 17% ही खाली है। नागपुर जैसे शहर में 95% से ज्यादा कोविड बेड्स भर चुके हैं। बढ़ते कोविड केसेस को देखते हुए बीएमसी हॉस्पिटल बेड्स भी बढ़ा रही है। इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर के एक हॉल में खड़े हैं, जिसे एक 150 बेड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। इस फैसिलिटी में ऑक्सीजन की जो सुविधा है बेड्स पर, वो भी दी गई है। कुछ ही घंटों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस फैसिलिटी में एडमिट होना शुरू हो जाएंगे। मुंबई के नाला सोपारा के एक अस्पताल में कुछ ही घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। आरोप लगाए गए कि ये सब ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुआ। अस्पताल में बड़ा हंगामा हुआ। इसी से आप समझ जाएं कि हालात कैसे बदतर हो चुके हैं। ये एक अस्पताल की बात नहीं, ये मुंबई की बात नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र का हाल और देश में हर उस जगह का हाल है जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित है। अहमदाबाद से गोपी घंगर, लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली से तनुश्री पांडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में बेहद सख्त नियम लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जो कि आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। इस मुहिम को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान लोग सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही घरों से बाहर निकल पाएंगे। भयानक पद्धतीने म्हणजे आजचा जो आकडा आहे, महाराष्ट्र में पूरे राज्य में लॉकडाउन भले ना हो, लेकिन उससे ये कम भी नहीं।
उद्धव सरकार ने पाबंदियों की इस किस्त का नाम दिया है ब्रेक द चेन। रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन के तहत पूरे राज्य में धारा 144 लागू हो जाएगी। आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। अगले 15 दिनों तक पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए खुलेगा। बैंक, पेट्रोल पंप, कार्गो, ई-कॉमर्स, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं लागू रहेंगी। रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ वहां से ऑर्डर घर तक मंगाया जा सकेगा। मीडिया की सेवाओं पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। मी एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत. कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल. आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत. म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, कधी रात्री जमावबंदी करत होतो. आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे. महाराष्ट्र सरकार ने 5,500 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान हुआ है। रजिस्टर्ड फेरी वालों को आर्थिक मदद मिलेगी। आदिवासियों को 2,000 रुपए की मदद, रिक्शा वालों को 1,500 रुपए, 12 लाख मजदूरों को 1,500 रुपए देने का फैसला हुआ है। अन्न सुरक्षा जी आपली योजना आहे त्या योजनेअंतर्गत जे सगळे लाभार्थी आहेत, या लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ याप्रमाणे 1 महिना आपण आता मोफत धान्य देणार आहोत पुढच्या 1 महिन्यासाठी। उद्धव ठाकरे ने इन पाबंदियों के साथ ये भी कहा है कि उनके पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनावश्यक येणं जाणं हे आपल्याला आता पूर्ण बंद, मी टाळणं म्हणत होतो, आता ते पूर्ण बंद करावं लागणार आहे। कोणत्याही व्यक्तीला अति आवश्यक काम किंवा योग्य कारण नसेल तर घराबाहेर आपण आता पडू द्यायचं नाहीये। मी तर विनंती करतोय की हे मी नियम सांगतोय, पण मला आपल्याकडनं उलट पाहिजे की जसा एक शब्द आहे जनता कर्फ्यू, जनता ठरवते की नाही आम्हीच आता हे करणार किंवा हे करणार नाही, तसं तुम्ही ठरवायचंय। महाराष्ट्र में कोरोना पर रोक के लिए उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन मुहिम शुरू करने का फैसला जरूर किया है, लेकिन उससे कितनी मदद मिलेगी इस पर अभी कुछ गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र सरकार को ब्रेक द चेन मुहिम के तहत सख्त पाबंदियां क्यों लगानी पड़ी, इसको वहां के हालात से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस है, एक्टिव केसेस के मामले में भी और कुल संक्रमण के मामलों में भी। कोरोना से पूरे देश का हाल बिगड़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र खासकर मुंबई में हालात बद से बदतर हैं। मुंबई के कोविड अस्पतालों में 80% बेड फुल हैं। 2,500 आईसीयू बेड्स में सिर्फ 60 बचे हैं। वेंटिलेटर बेड सिर्फ 20 बचे हैं। पुणे के कोविड अस्पतालों में सिर्फ 17% ही खाली हैं। नागपुर जैसे शहर में 95% से ज्यादा कोविड बेड्स भर चुके हैं। हालात से निपटने के लिए बीएमसी ने मुंबई में 2 कोविड केंद्रों पर 325 नए आईसीयू बेड्स जोड़े हैं। इनमें से एक 150 बेड वाला कोविड सेंटर वर्ली में बनाया गया है। इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर के एक हॉल में खड़े हैं, जिसे एक 150 बेड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। इस फैसिलिटी में ऑक्सीजन की जो सुविधा है बेड्स पर वो भी दी गई है। कुछ ही घंटों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस फैसिलिटी में एडमिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर अप्रैल का आंकड़ा देखें तो ऑन एन एवरेज मुंबई में 9,300 के करीब हर रोज केसेस आ रहे हैं। अगर आज की स्थिति मुंबई की जाने तो 60 आईसीयू बेड लगभग अवेलेबल है 2,500 से ज्यादा आईसीयू बेड्स में से, और 20 वेंटिलेटर यानी कि सीरियस पेशेंट्स के लिए जो बेड्स हैं वो अवेलेबल है। ये जो फैसिलिटी तैयार की गई है, इसके साथ साथ पोदार हॉस्पिटल वर्ली में 200 बेड्स की फैसिलिटी और ऐड किया गया है। ये सेंटर जो है ये सिमिलर टू डोम है। यहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज एसी किया गया है। आप देख रहे हैं कि 70% बेड्स को हमने ऑक्सीजन की सिलेंडर्स भी प्रोवाइड किए हैं।
यहाँ पे एक डेडिकेटेड एजेंसी डॉक्टर्स की हमने अपॉइंट की हुई है। उसके अलावा हमारे इंजीनियर्स और हमारे MOH हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ तैनात होंगे, जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नागरिकों को दे सकते हैं। हालांकि जब पूरे महाराष्ट्र में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हों तो सिर्फ 2 सेंटर से कितनी मदद मिल सकेगी, इसे समझा जा सकता है। आरोपों के मुताबिक एक दिन पहले ही मुंबई के नाला सुपारा में 15 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई। 15 लोगों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण मृत्यु हो गई। मैंने आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की है कि महाराष्ट्र का ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई मजबूत करने के लिए मदद करे, क्योंकि कल मुंबई में हुआ वो परसों थाना में हुआ था। थाना में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो 26 लोगों को अर्जेंटली शिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी 5 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना जैसे जैसे फैल रहा है, व्यवस्थाएं वैसे वैसे चरमरा रही हैं। कोरोना कैसे मुंबई को चपेट में ले चुका है, इसे आंकड़ों के जरिए देखें तो 12 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले दर्ज हुए और 43 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये इस अप्रैल महीने का सबसे गनीमत भरा दिन था। अप्रैल में 12 अप्रैल को छोड़कर हर दिन रोजाना नए केस 8,500 से ज्यादा आए हैं। मुंबई में कुल संक्रमण के मामले 5,27,119 और कुल मौत 12,060 हैं। कोरोना से हालात महाराष्ट्र में कितने बिगड़े हैं, इसे पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेंटर के कंट्रोल रूम पर आ रही कॉल से भी समझा जा सकता है। वहां रोजाना 900 से ज्यादा मदद की कॉल्स आ रही हैं। 900 कॉल्स मतलब पूरे 24 आवर्स में मिल रहा है, जैसे कि उसमें से 600 कॉल्स दिन भर में है, 9 to 9 में सपोजली पकड़ के चलिए, और 300 कॉल्स नाइट के लिए, नाइट शिफ्ट के लिए। तो उसमें से हमने जो बेड को मतलब पेशेंट्स को प्रॉपर जेन्युइन पेशेंट्स को अलर्ट किए हुए बेड है 225 टू अराउंड समथिंग लाइक दैट। आने वाले दिनों में और ज्यादा कोरोना कहर की आशंका के मद्देनजर अब महाराष्ट्र में अस्थायी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये महाराष्ट्र का नंदुरबार है, जहां रेलवे के 21 कोच को आइसोलेट वार्ड में तब्दील किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले देश में सबसे ज्यादा रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में चुनौती पहले से और ज्यादा बढ़ी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना ने हाल बुरा कर दिया है। ब्रेक द चेन मुहिम के ऐलान के पहले ही राज्य बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इसी के साथ अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बहस शुरू हो गई है। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं मई में शुरू हो रही हैं, लेकिन अब जोर शोर से ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि बोर्ड परीक्षाओं को अभी नहीं कराया जाए। कोरोना की दूसरी लहर से जब देश भर में हाहाकार मचा है, तो क्या सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम कराए जाने चाहिए? बोर्ड के इम्तिहान जरूरी हैं कि जिंदगी बचाने का इम्तिहान? सीबीएसई ने अभी मई में परीक्षाएं कराने के अपने शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि एग्जाम इन हालातों में नहीं कराए जाने चाहिए। बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है, लेकिन सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल करने बहुत जरूरी हैं। वैसे तो सोमवार को सीबीएसई ने एग्जाम को लेकर मीटिंग की थी, लेकिन परीक्षाएं टाली जाएं या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। उधर जब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब के एजुकेशन बोर्ड ने परीक्षाओं को टाल दिया है, तो सीबीएसई के सामने दबाव को इनकार नहीं किया जा सकता। खुद छात्रों के सामने भी अजीब संकट है। पढ़ाई के दबाव के साथ साथ कोरोना काल में परीक्षा के लिए खुद को कैसे तैयार करें, ये सवाल उनके लिए बड़ा हो गया है। मेरा प्रश्न है सरकार से कि एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाकर कोरोना के रोकथाम के इंतजाम करती है और दूसरी तरफ वो परीक्षा लेती है, क्या इससे भीड़ भाड़ नहीं होगा? कौन
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर हम कोरोना संक्रमित होते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बच्चों में संक्रमण बहुत पाया जा रहा है नए स्ट्रेन की वजह से। तो अगर कोई दुर्भाग्यवश कोई बच्चा 3 या 4 दिन पहले बोर्ड एग्जाम से अगर संक्रमित हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा सर। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पीड़ित होने वालों में 11 साल से 20 साल के करीब 10% लोग हैं। यानी छात्रों के बीच कोरोना होने की आशंका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पिछले साल युवाओं में कोरोना की कोई चर्चा नहीं थी। इसके बावजूद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद नहीं कराई जा सकी थीं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद लॉकडाउन से पहले हुई परीक्षाओं के आधार पर नतीजे घोषित किए गए थे। मेरे को लगता है कि 2021 में अब जब ये बोल रहे हैं कि बोर्ड्स एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, कंसिडरिंग कि हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर सीबीएसई कुछ करे जिससे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल हों सबके लिए, तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी। कुछ तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि एक पेपर उन्होंने बीच में, जब कुछ पेपर रह गए थे, वहीं पे उन्होंने उसको बंद कर दिया था और जो भी जैसे भी उन्होंने रिजल्ट्स निकाले। बट इस साल जो हमारे बच्चों का साल, तो भविष्य बिल्कुल उनके हाथ में ही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। सीबीएसई बोर्ड ने इस साल जब मई में परीक्षाएं कराने का फैसला किया था, तब कोरोना केस कम होने शुरू हो गए थे। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक बार फिर नए हालात में सही फैसले की जरूरत है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।